एक आवाज धीमे धीमे सुनाई देने लगी है। एक शिक्षक को अगर उसकी छड़ी लौटा दी जाए, एक गुरु को अगर उसका अधिकार लौटा दिया जाए, तो जिस तरह आधुनिक पीढ़ी बर्बाद हो रही है, सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है, उसे बर्बादी के रास्ते से बचाया जा सकता है। सोचने समझने की क्षमता को एक शिक्षक, एक गुरु वापस अपने छात्रों में ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे इस कहानी को सुनने के बाद। आज प्रस्तुत कर रही हूं विवेक द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक बहुत ही रोमांचक कथा, दंड, हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर। जनवरी का महीना था। बच्चों की परीक्षा 1-2 महीने बाद होनी थी। मुझे समय नहीं मिलता था कि बेटे राघव को बैठाकर उससे बात कर लें। स्कूल से रोज शिकायत आती कि राघव होमवर्क पूरा नहीं करता। राघव की माँ बात को छिपा ले जाती। इला बेटे राघव को समझाती तो माँ का इतना लाडला था कि माँ की बात को हवा में उड़ा देता। माँ भी अपने काम से फुर्सत होकर कॉलेज पढ़ाने चली जाती। नितिन तो सिटी मजिस्ट्रेट था, उसे रात दिन काम से फुर्सत ही न मिलती। बहुत दिनों बाद डिप्टी कलेक्टर के बाद नई पोस्टिंग मिली थी, लेकिन एक दिन शाम को जब बंगले आया तो घर पर कोहराम मचा था। उसे समझ नहीं आया कि राघव ने फिर कोई तांडव रच दिया था। 10वीं का छात्र था, किंतु उद्दंडता इतनी ज्यादा थी कि इला की वजह से राघव को दंड भी नहीं दे पाता था। नितिन को देखते ही इला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। नितिन बैठ नहीं पाया था, कुछ जानकारी नहीं ले पाया था कि इला ने उस पर आक्रमण कर दिया था। आपके अधिकारीपने में क्या रखा है? यह देखो, स्कूल के एक टीचर ने किस तरह बेटे की पीठ पर कोड़े बरसाए हैं। इला ने राघव की पीठ को खोलते हुए दिखाया तो नितिन भौंचक्का रह गया था। बंगले के सारे नौकर चाकर भय से आक्रांत थे। कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। सब इधर उधर हो रहे थे। मेरा क्रोध बढ़ गया था। इला ही आगे बोल उठी। मैं स्कूल से आ रही हूं। मैंने उस टीचर के मुंह पर चप्पल जड़ दी। यदि प्राचार्य मैडम न रोकती तो मैं उसे शूट कर देती। यह सुनते ही मैं अंदर से हिल गया। आजकल मीडिया पलक झपकते ही बात का बतंगड़ बना देती है। फिर भी इला को खुश करने के लिए बेटे को सहलाया, फुसलाया और उसी वक्त ड्राइवर को बोला, कार लगाओ, अभी स्कूल के प्राचार्य के यहाँ चलना है। उस टीचर को सीधे जेल भेजता हूं। पर पता नहीं क्यों इला का मन बदल गया। टीचर ने इला के पांव पर गिरकर माफी मांग ली थी। उसी ने कहा, अभी नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा दंड देकर आई हूं। मैं इला से पूछ नहीं पा रहा था कि आखिर टीचर ने इस तरह की निर्ममता भरी पिटाई की क्यों। फिर भी मैंने इला से कहा, कारण जो भी रहा हो इला, मैं उसे दंड देकर रहूंगा। आज नहीं तो कल उसे सजा मिलेगी। मुझे यह तो पता था कि टीचर ने इतनी पिटाई अकारण नहीं की होगी। राघव कोई साधारण छात्र नहीं था। लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि 10 साल की उम्र में उसने घर की एक नौकरानी पर चाकू चला दिया था। कितनी मुश्किल हुई थी। मैंने अपने सोर्स से पता लगाया तो पता चला कि टीचर रमेश बहुत ही घबराया है। आत्महत्या जैसे विचार उसके मस्तिष्क में आने लगे हैं। दरअसल राघव ने उस दिन उद्दंडता नहीं की थी। मोबाइल फोन पर वह गंदी फिल्म दोस्तों के साथ किसी कमरे में बैठकर देख रहा था। रमेश जी को पता चला तो जैसे ही वह उस कमरे में गया तो दूसरे बच्चे तो भाग खड़े हुए। राघव सिटी मजिस्ट्रेट का बेटा था, अंदर बाहर रुतबे से भरा था। रमेश बेहद शालीन टीचर थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनुशासन पसंद थे। राघव को डांटा तो राघव ने उनसे बदतमीजी कर दी। रमेश जी मोबाइल छीन कर इला को फोन लगाने को हुए तो राघव उनसे मारपीट करने पर उतारू हो गया। फिर रमेश तो एक कुशल शिक्षक थे। उन्हें पता था कि यदि टीचर के हाथ से छड़ी छूट गई तो बच्चे को कोई नहीं संभाल सकता।
उन्होंने जी भरकर ठुकाई कर दी। उस वक्त भूल गए कि आजकल जमाना बदल गया है। विद्यार्थियों को मारना पीटना कानून के खिलाफ होता है। मैंने इला को खुश करने के लिए रमेश के ऊपर पूरी खींच निकाल दी, यहाँ तक कि जेल भिजवाने का झांसा दिया तो इला ही मुकर गई। परंतु अचानक मुझे अपना बचपन याद आ गया। पिता सुदूर अंचल में डाकिया बनकर गए थे। जिस कस्बे में उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पर एक 8वीं तक स्कूल था। गांव के बच्चे वहीं पढ़ते थे। मैं और मेरी बहन लल्ली भी वहीं पर पढ़ते। डाकिये का बेटा कितना संस्कारवान होगा। हम लोग पढ़ने में साधारण दर्जे के लोग थे। मैं छठी में था और लल्ली चौथी में थी। हमारे शिक्षक थे दीनदयाल दोजी। दोजी जी मोटा चश्मा लगाते। जब कक्षा में आते तो उनके हाथ में एक छड़ी होती। पहले ही दिन मुझे दाई गदेली में 3 छड़ी का दंड मिला था। अपराध यह था कि मैं 7 का पहाड़ा नहीं सुना पाया था। मुझे मार पड़ी है, यह बात घर पर किसी को नहीं पता चली थी। पिताजी पूरे दिन डांट बांटते। शाम को इतना थक जाते कि बच्चों से बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। दूसरे दिन डोजी सर मेरे घर आ टपके थे। डाकिया बाबू, मैंने नितिन को कल कड़ी सजा दी है। इससे कहिए कि 20 तक पहाड़ा रट कर पाठशाला आएगा, वरना कल मुर्गा बना दूंगा। पिता राम भरोसे शिक्षक महोदय के चरणों पर जैसे गिर पड़े हों, उसी जोश में बोल उठे थे। मास्टर जी, मैंने तो बेटा बेटी आपके हवाले कर दिया, अब आपको देखना है। पिताजी की बात सुनकर मैं क्रोध से भर गया था। बोल कुछ नहीं पाया था, लेकिन दोजी सर के प्रति मन में बहुत घृणा भर गई थी। कक्षा में 2 लड़कों की उसने जमकर बेइज्जती भी की थी। बहरहाल दूसरा साथी अमोल, जो आगे चलकर कक्षा का अच्छा मित्र साबित हुआ, दोनों ने 10 दिन के अंदर 20 तक पहाड़ा रटकर सुना दिया था। पता चला कि दूसरे शिक्षकों की तुलना में दोजी सर बहुत ही खतरनाक थे। 8वीं तक गणित पढ़ाते थे। अमोल और मुझे दोजी सर ने आगे बैठाना शुरू कर दिया था। स्कूल का अनुशासन ऐसा था कि यदि कोई छात्र एक दिन भी कक्षा में नहीं आया तो दूसरे दिन धूप में खड़ा करके मुर्गा बनाया जाता था। यदि दूसरे दिन का सबक पूरा नहीं हुआ तो नितंबों में छड़ी की बौछार हो जाती। हम लोग दोजी सर, विपिन सर और मैडम फातिमा के बारे में हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। हे हनुमान जी, ये तीनों बीमार पड़ जाएं, स्कूल न आए, यहाँ तक सोचते कि मर जाएं, इनसे छुटकारा मिल जाए। तीनों शिक्षक काल की तरह दिखते। समय बीतता गया, हमारी पढ़ाई में निखार आता गया। जब 6वीं कक्षा में मेरे नंबर सबसे ज्यादा आए तो पिताजी स्कूल में लड्डू लेकर गए और मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। दोजी सर मुझे जानबूझकर पीटते हैं, मैं मामा के यहाँ पढ़ूंगा। अम्मा मेरे गाल पर एक चाटे की चपत लगाते हुए बोली, गधा कहीं का। दोजी सर मास्टर नहीं है, भगवान है भगवान। मामा के यहाँ मछलियां मारने जाएगा और बगीचे में जाकर पूरे दिन घड़ा गेंद खेलेगा। बाबू ने सुन लिया तो कुएं में लटका देंगे। देख लल्ली को, बिना कहे पढ़ने बैठ जाती है। मैं समझ गया था कि दोजी सर से छुटकारा नहीं मिलेगा। अमोल ने भी बाहर के स्कूल जाने का विचार त्याग दिया था। खेलने कूदने में कोई मनाही नहीं थी, लेकिन स्कूल को लेकर बाबूजी और अम्मा किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। अमोल और मैं दोजी सर, विपिन सर और मैडम फातिमा की नज़र में बराबर बने रहते। पिटाई और समझाइश सबकी होती। हम सब उद्यंडता भी खूब करते थे। खासकर बच्चों के बीच मारपीट आम बात थी, पर जब कक्षा में होते तो बधिया बना दिए जाते। अब याद आता है कि भले फूलपुर गांव जैसा कस्बा रहा हो, पर स्कूल के मास्टर एक दिन भी नागा नहीं करते थे। एक एक बच्चा भय खाता था। गधे से गधा बच्चा भी पढ़ने में इतनी रुचि लेता कि हम लोग स्कूल के ज़माने में सामान्य ज्ञान को लेकर आपस में प्रतियोगिता करते।
दोजी सर तो अपने पैसे से कुछ किताबें खरीद कर मोटी मोटी चीजें लिखाया करते जो कोर्स में नहीं होता था। देश का नाम, राजधानी से लेकर प्रदेशों की पूरी जानकारी 8वीं तक हो गई थी। भारत का नक्शा तो दिलों दिमाग में छा गया था। कुछ बच्चे तब भी स्कूल छोड़कर भाग गए थे। तब भी ऐसे बच्चों के माता पिता स्कूल में शिक्षकों से लड़ने आ जाते थे, पर बहुत कम संख्या में होते थे। पता नहीं क्यों आज दोजी सर बार बार याद आ रहे थे। राघव की तरह ही मुझे एक बार पीटा था। मेरी गलती इतनी थी कि मैंने एक हम उम्र लड़के को उठाकर पटक दिया था। उसने मुझे माँ की गाली दी थी। उसने मेरा पेन चुरा लिया था। उसकी चोरी पकड़ी गई। मैंने फातिमा मैडम से शिकायत की थी। मैडम ने उसे 2 तमाचे मारे थे। माफी मांगने के लिए कहा। उसने माफी तो मांग ली, लेकिन शाम को छुट्टी होते ही माँ की गाली देते हुए मेरी पीठ पर लात मारी। बदले में मैंने उसे सबक सिखा दिया। दूसरे दिन दोजी सर ने बिना सच जाने मेरी जमकर पिटाई की। तब भी मेरे पिताजी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इसी तरह एक बार जब मैं 10वीं का छात्र था, दोजी सर ही गणित पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। एक दिन अचानक दोजी सर मेरी कक्षा में आए और आते ही छात्रों से प्रश्न पूछने लगे। मैं समझ न पाया कि निशाने पर मैं हूं। मुझसे ताबड़तोड़ 3 प्रश्न किए। मैंने अकड़ कर तीनों प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए दिया, पर पता नहीं क्यों उन्हें क्या हुआ कि मुझे करीब बुलाकर मेरे गाल पर कई चांटे मारे और सबको हतप्रभ कर दिया। फिर गुस्से से बोले, बड़ा होशियार बनता है। मैंने यह प्रश्न तुमसे नहीं, हुसैन से पूछा था। तुमने क्यों बताया? पूरी कक्षा अचंभित थी। मैं सबसे प्रिय छात्र उन्हीं का था। उस रात मैं सो नहीं सका। पिताजी और अम्मा को बता नहीं सकता था। लल्ले ने जरूर कहा कि कल तुम मास्टर जी से पूछो, पूरी क्लास के सामने इस तरह क्यों पीटा, जबकि प्रश्न तो तुम्हारा नाम लेकर ही पूछा था। मैंने हिम्मत जुटाकर दूसरे दिन उनके कमरे में जाकर पूछा, मास्टर जी, आपने मुझे कल सबके सामने क्यों पीटा, जबकि प्रश्न तो आपने मुझसे ही किया था, मेरा ही नाम लिया था। दोजी सर इतना सुनते ही भड़क गए। फिर बोले, परसों जब मैं गांव जा रहा था, तुम अमरपाटन गांव की गली में कंचा खेल रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम छुट्टी के दिन अपने दोस्तों से मिलने गांव जाते हो। मुझे देखकर नमस्कार भी नहीं किया और कंचा वहीं पर छोड़कर भाग गए। मैं सुनकर दंग रह गया। अमरपाटन कस्बा फूलपुर का सबसे नजदीकी गांव था, लेकिन दोजी सर को भ्रम हो गया है। अमरपाटन गांव का एक लड़का वीरेन, जो 10वीं कक्षा में ही दूसरे सेक्शन में पढ़ता था, उसका चेहरा 90% मुझसे मिलता जुलता था। कईयों को भ्रम हो जाता था। मेरा सेक्शन गणित का था और वह बायोलॉजी के सेक्शन में था। दोजी सर उसे जानते हुए भी अनजान थे। मैंने उनसे कहा, मैं नहीं था मास्टर जी, वीरेन रहा होगा। मैं तो कंचा आज तक नहीं खेला। मैं तो कबड्डी और फुटबॉल ही खेला करता हूँ। इतना सुनकर दोजी सर फिर भड़क उठे। गलती करता है और मुंह लड़ाता है, सारे संस्कार भूल गया। दूसरी बार गलती हुई तो धूप में खड़ा करके मुर्गा बना दूंगा। मैं थोड़ा घमंडिया तो हो ही गया था। बच्चे भी मेरी इज्जत करने लगे थे। मुझसे कई बच्चे सबक पूछने आते थे। मैं पीछे मुड़ा और सीधे वीरेन के पास पहुंचा। वीरेन से मैंने कहा, वीरेन, तुझे दोजी मास्टर साहब बुला रहे हैं। दोजी सर का नाम सुनकर वह कांप गया। उसे लगा कि कंचा खेलते देखकर मुझे पकड़ लिया है, जरूर आज मार पड़ने वाली है। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आने से मना कर दे। चलते हुए ही कहा भी, यार तू बचाना मुझे। परसों मास्टर साहब ने मेरी चोरी पकड़ ली। परीक्षा के समय बच्चों को खेलते देखकर मास्टर जी सड़ाके से पीटते हैं। खैर, मैंने वीरेन को जब मास्टर जी के सामने लाकर खड़ा किया और बोला, यह है वीरेन सिंह। दोजी सर ने गौर से मुझे देखा, फिर वीरेन की ओर देखा। उन्हें जैसे भ्रम होने लगा था कि कौन नितिन है और कौन वीरेन सिंह। उनका चेहरा स्याह पड़ गया। फिर हम दोनों को डांट कर भगा दिया। उस घटना के बाद मैं 10वीं पास करके शहर आ गया। पिताजी का भी ट्रांसफर हो गया। डाकिये से डाक बाबू हो गए। लेकिन वीरेन की घटना और दोजी सर की पिटाई के बाद मुझे दोजी सर से पता नहीं क्यों नफरत हो गई थी। दोजी सर भी उस दिन से मुझसे नजर नहीं मिलाते थे। फूलपुर कस्बा छोड़ने से पहले
पिताजी दोजी सर से मिलने गए। स्कूल के कई शिक्षकों से भी मिले थे। सभी ने मेरी बहुत तारीफ की थी। अम्मा को वीरेन वाली घटना मालूम थी। वह बात उसे भी बहुत बुरी लगी थी। उसने ही मुझे दोजी सर के पास उनके गांव भेजा था। दोजी सर का गांव अमरपाटन से लगा भीमाशंकर था। मैं अमोल के साथ उसकी साइकिल पर सवार होकर गया था। दोजी सर ने मिलने से ही मना कर दिया था। फिर स्कूल में गया तो मुझसे नजरें चुराकर दूर चले गए। पूरे 15 साल बीत गए थे। इस बीच फूलपुर गांव पिताजी के साथ कभी कभार आना जरूर हुआ, क्योंकि कई रिश्ते बन गए थे। खासकर किसी की शादी में आना जाना होता, पर दोजी सर से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया था। 2 साल पहले मेरी शादी इला के साथ हो गई थी। फूलपुर में मेरे रिश्ते के मौसा जी रिटायरमेंट के बाद घर बनाकर बस गए थे। उनकी बेटी की शादी में मैं इला के साथ गया था। इला बहुत ही आधुनिक है। वहाँ भी वह सलवार सूट में गई थी। बड़े बाप की बेटी थी। मैं उसे मिलाने कई लोगों के घर गया था। भीमाशंकर में मेरा एक जिगरी दोस्त पहाड़ सिंह रहता है। बचपन का साथी था। उसे पता चला तो संदेशा भेजा कि नितिन को बोलना गांव आए। पहाड़ सिंह खेती करता था। मेरे घर उसी के घर से दूध आता था। इला को लेकर मैं जैसे ही भीमाशंकर पहुंचा, सामने दोजी सर साइकिल चलाते आते दिखे। बहुत जर्जर हो गए थे। उनकी साइकिल धीमी गति से आ रही थी। मैंने स्कूटर को उनके करीब जाकर रोक दिया। मेरे अंदर इतनी श्रद्धा उमड़ आई थी कि मैंने उन्हें रोकते हुए इला से कहा, पाँव छुओ, मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ, और खुद उनके पैरों पर सर झुका दिया। दोजी सर ने साइकिल एक किनारे खड़ी करके मुझे और इला को अपने मोटे चश्मे से झांका। बेटा, पहचाना नहीं? कौन हो तुम लोग? यह सुनकर मेरा गला भर आया था। दोजी सर जब मेरी पिटाई करते तो शाम को बाबूजी के हाथों से मुझे मिठाई भेजते, इस हिदायत के साथ कि उसे मत बताना। मास्टर जी, मैं आपका विद्यार्थी नितिन उपाध्याय, यह आपकी बहू इला है। इतना सुनते ही दोजी सर की आंखें रिसने लगी थीं। मुझे गले से लगा लिया। फिर एक स्वर में सारी बातें पूछ बैठे। मैंने रूंधे गले से इतना ही पूछा, मास्टर जी, फूलपुर छोड़ने के पहले और बाद में आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, परंतु आप मुझसे मिलने से क्यों कतराते रहे? आज तो इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए। इस बार दोजी सर मुस्कुरा दिए थे। मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, बेटा, मैंने पहली बार तुम्हें बिना किसी अपराध के पीटा था। गलती वीरेन ने की थी और सजा तुम्हें मिली। उस अपराध बोध से मैं आज तक मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन आज सब धुल गया बेटा। वह याद करते ही मेरी आंखें भर आई थीं। रात के 12 बज गए थे। इला मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए बोली, गलती तो राघव की है, आप दुखी मत होइए। सर की पिटाई के बाद राघव में बहुत सुधार दिखाई देता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल रमेश सर से मिलकर। इला, शिक्षक कभी गलत नहीं होता, अपराध के अनुसार दंड देता है। उसका यह दंड ही विद्यार्थियों को ऊंचाइयां देता है। फिर मैंने उसे दोजी सर की कहानी की याद दिलाई। इला के चेहरे पर पश्चाताप की कालिमा उभर आई थी। पूरे 10 दिन तक मैं स्कूल नहीं गया। प्राचार्य को संदेश भेज दिया कि किसी दिन मैं उनसे मिलने आऊंगा। इला को समझाने में सफल हो गया था। मैं चाहता था कि इला चलकर रमेश सर से माफी मांग ले, क्योंकि मैंने राघव से पूछा था, तुम्हारा अपराध क्या था? पापा, गलत संगत ने मुझे सबकी निगाहों से नीचे गिरा दिया। रमेश सर गलत नहीं थे। राघव इतना समझदार हो जाएगा, मुझे कल्पना नहीं थी। राघव ने कहा, पापा, मैं अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने मुझे हिला कर रख दिया। 1 महीना गुजर गया। राघव की परीक्षा की तिथि आ गई। मैं स्कूल नहीं गया था। सच तो यह था कि मैं किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रमेश सर से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस दिन पता चला कि स्कूल प्रबंधन ने
रमेश सर के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करके उन्हें नौकरी से निकालने का निर्णय ले लिया है। मैं सहम गया। बिना किसी को बताए इला को लिया और सीधे स्कूल पहुंच गया। तब तक रमेश सर को नौकरी से बाहर कर दिया गया था। यहाँ तक कि रमेश सर के खिलाफ पुलिस केस प्रबंधन ने कर दिया था। स्कूल प्रबंधन ने इस प्रकरण को अपनी संस्था के सम्मान से जोड़ लिया था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हालांकि दांडिक कार्यवाही तो पूरी तरह से रोक दी गई थी, लेकिन मैडम प्राचार्य ने बाद में बताया कि कलेक्टर साहब की मैडम श्रीचा जी ने इला के कहने पर ही यह कार्यवाही करवाई है। इला ने इसे अपने सम्मान के साथ जोड़ लिया था। फिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि मैं रमेश सर से आंखें मिला सकूं। इला को मैंने कभी माफ नहीं किया। मेरे मन में सदैव इस बात की चोट बनी ही रही। आज मैं संभागायुक्त हूँ, कई जिलों का मुखिया हूँ, सत्ता मेरे हाथ में है। इला गंभीर रूप से बीमार है। उसे ऐसा रोग लग गया है कि जिसका निदान किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, पर करूं क्या? राघव एक ही तो बेटा है। बड़े से बड़ा सपना देखा था। इला राघव को कभी बाबा दादी और काका काकी के पास भी नहीं भेजती थी। गांव जब भी गया है तो साथ में लौट आया है। उसके बावजूद कहाँ भूल हुई? इला सोच सोच कर परेशान रहती है। जितने देवी और देवता थे सभी के सामने हाथ जोड़ आई है। जितने व्रत होते हैं सभी करती है। तब भी राघव की जमानत हाई कोर्ट से भी नहीं हो पाई है। बेटा तो जेल में है। उसके कृत्य को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तब भी इला को झूठा दिलासा देता रहता हूँ, जबकि जानता हूँ कि राघव को फांसी हो सकती है। मैं मुस्कुराता हूँ और हंसता हूँ ताकि इला को लगे कि राघव बच जाएगा, किंतु किसे मालूम है कि मेरे अंदर उठा ज्वार भाटा मुझे ही तहस नहस कर रहा है। उस रात मैं अकेले अपने कक्ष में बैठा यही सोच रहा था। बार बार दोजी सर याद आ रहे थे। उन्होंने उस दिन गांव में चलते चलते एक ही बात तो की थी, बेटा आज तुम्हें इस रूप में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जिस पौधे को रोपा था वह फलदार हो गया है। उसकी छाया में बैठकर कई चिड़ी चुनुगन सुरक्षा महसूस करेंगे। फिर आगे कहा था, तुम्हारे पिता महान थे। एक बार मैंने तुम्हें बहुत पीटा था, पूरे बदन में छड़ी के दाग बन गए थे, लेकिन तुम्हारे पिता कभी मुझे दंड देने के लिए मुंह तक नहीं खोले थे। मैं यह याद कर ही रहा था कि मुझे लगा कि दोजी सर मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। नितिन, तुम रो रहे हो? मैं हड़बड़ाकर उठा था, उनके पांवों में गिर पड़ा था। मेरे मुंह से निकला, मास्टर जी। तभी फिर बोल उठे, राघव के लिए मृत्यु दंड भी कम है। यदि रमेश सर की छड़ी का अर्थ समझ गए होते तो आज मैं चीख उठा था। इला ने सुन लिया था। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। जमीन पर लेटे देखकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ नितिन? तुम चिल्लाए क्यों? दोजी सर आए थे, कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। इला इतना सुनकर खामोश हो गई। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर अचानक बाहर कुत्ता भौंका। हम दोनों बाहर निकले तो देखा कि दोनों गार्ड किसी आवारा कुत्ते को भगा रहे हैं। वह लगातार भौंके जा रहा है, भाग नहीं रहा था। लगता था कि गेट फांद कर अंदर आ जाएगा। इला, अंदर चलो, वह कुत्ता नहीं है। हाँ नितिन, वह कुत्ता नहीं है। मेरे कर्मों की खुली गठरी से निकला मेरा पाप है। पता नहीं ईश्वर होता है कि नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। आप इसे जो नाम देना हो दे लें। लेकिन वह कुत्ता नहीं था, वह राघव था। चीख चीख कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ, इस सब का दोषी मैं नहीं हूँ। काश मेरी करतूतों को
तुमने पापा से न छिपाया होता तो मैं हंसता हूँ। किसे दोषी मानूं, अपने को, इला को या फिर राघव को? नींद की गोली का असर होने लगा था। इला सो गई थी। मैं अभी भी सुबह का इंतजार कर रहा था। नींद गायब थी। तभी मुझे लगा कि नींद आंखों पर सवार हो गई है। मैं फर्श पर तकिया रखकर पसर गया। यह थी विवेक द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी, सामयिक कथा दंड। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में, हिंदी लेखक परिवार के इसी मंच पर। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।